कदम उठाने और कई विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने के लिए मैं केंद्र सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा। मणिपुर की स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार घर और बाहर दोनों जगह दबाव में है। 2023 के मई महीने से अब तक मणिपुर में जातीय हिंसा में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 301 लोग मारे जा चुके हैं। स्थिति को संभालने में विफल रहने के कारण खुद उनकी पार्टी के विधायकों ने भी बीरेन सिंह से इस्तीफे की मांग की थी। आखिरकार रविवार शाम को बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। छत्तीसगढ़ में संदिग्ध माओवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़प में अब तक 31 माओवादियों के शव बरामद हो चुके हैं। इस मामले में 2 जवानों की भी जान चली गई। छत्तीसगढ़ में माओवादी दमन में रफ्तार से अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 संदिग्ध माओवादी मारे गए। 2 जवानों की भी मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। रविवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क के जंगल में सुरक्षा कर्मियों के साथ माओवादी संदिग्धों का मुठभेड़ हुआ। इस दिन सुबह ही माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों के कई विभागों ने भाग लिया। 31 संदिग्ध माओवादी की मौत के बाद भी क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है, प्रशासन ने ऐसी जानकारी दी। इंद्रावती नेशनल पार्क के जंगलों में माओवादी छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद संयुक्त बलों ने अभियान चलाया। सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति को भांपकर माओवादियों ने विपरीत दिशा से गोलीबारी शुरू कर दी, ऐसा दावा संयुक्त बलों ने किया है। सुरक्षा बलों ने यह जानकारी दी कि इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी पलटकर गोलीबारी की, जिससे 31 संदिग्ध माओवादी और 2 जवानों की मौत हो गई। प्रशासन ने यह बताया कि 31 संदिग्ध माओवादी के शव बरामद किए गए हैं। सभी की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। मृत माओवादी संदिग्धों से भारी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास राइफल, BGL ग्रेनेड लॉन्चर और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। तलाशी अभियान चलाने के लिए अतिरिक्त सेना बल को भेजा गया है। इस साल की शुरुआत में इंद्रावती नेशनल पार्क के जंगल में यह माओवादी विरोधी अभियान का दूसरा दौर था। इससे पहले 12 जनवरी को सुरक्षा बलों की गोलीबारी में संदिग्ध माओवादी मारे गए थे। इस प्रकार इस साल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए संदिग्ध माओवादी की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। 2024 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 217 संदिग्ध माओवादी मारे गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल अगस्त में घोषणा की थी कि 2026 के 31 मार्च तक देश से माओवादी उन्मूलन कर दिया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में माओवादी अभियान को लेकर विवाद है। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में मारे गए कुछ लोग ऐसे थे जिन पर इनाम घोषित किया गया था, लेकिन स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं कि मारे गए व्यक्तियों में सामान्य लोग भी शामिल रहे। इस पर संबंधित परिवार और लोग आवाज उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद 48 सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता में लौटी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट शेयरिंग में अकेले बहुमत पाकर भाजपा ने कांटे की टक्कर ले ली है। लेकिन क्या बीजेपी को क्षेत्रीय दलों को हराने के लिए रणनीति मिल गई है? तो अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को अगला निशाना क्या बंगाल और केरल में रहेगा? भारतीय जनता पार्टी केवल दिल्ली में अपनी बेहतरीन उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद आखिरकार विधानसभा चुनावों में मजबूत क्षेत्रीय दलों को हराने का तरीका भी भारतीय जनता पार्टी ने खोज लिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 तक भाजपा ने या तो एकल पार्टी बहुमत हासिल किया है या सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। उसने कई राज्यों में जीत हासिल की है जहां उसने कांग्रेस का सामना किया है या कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का सामना किया। यह सूची लंबी है, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़कर जहां उनका मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी थी, मजबूत क्षेत्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ कांग्रेस से राज्य को छीनना भाजपा के लिए आसान हो गया। 2024 तक भाजपा के हाथ से छूटने वाले प्रमुख राज्यों में उड़ीसा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा अब क्षेत्रीय दलों पर भी प्रभाव बना रही है। आम आदमी पार्टी, जो पहले क्षेत्रीय दल के रूप में पंजाब और दिल्ली में सीमित थी, अब शासक पार्टी या प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभर रही है।
2024 में लोकसभा और उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बीजू जनता दल को हराया, उड़ीसा में पहली बार सरकार बनाई। हालांकि दिल्ली में 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को हराया था। 2025 में भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल किया। आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा क्षेत्रीय दलों को हराने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। 2026 में होने वाले चुनावों में असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भाजपा की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। भाजपा ने बंगाल में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा 2021 में प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु और केरल में उसे अभी तक सफलता नहीं मिली। भाजपा का अगला लक्ष्य बिहार है, जहां वह 2020 के विधानसभा चुनाव में दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और 2026 में होने वाले चुनाव में बहुमत प्राप्त करने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य के विपक्षी नेता और सीपीआईएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी का मानना है कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी की अपनी कोई पहचान नहीं है। दिल्ली चुनाव में गेरुआ तूफान और उसके बाद बीजेपी को सत्ता में वापसी को जितेंद्र चौधरी ने कुछ इसी तरह समझाया है। विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए इसे कमीशनखोर सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी लोगों को धोखे में रखकर सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है और विकास के नाम पर झूठे वादे किए हैं। रविवार को अगरतला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार लोगों को टोपी पहनाकर रख रही है और लोगों का भरोसा तोड़ रही है। মধ্যে যত দিন যাচ্ছে প্রতিটি যে মানুষের জনমানুষের মধ্যে এই সরকার এটা একটা কমিশনের সরকার, কমিশন ছাড়া এখানে কোনো কাজ হয় না। পঞ্চায়েত থেকে মহাকাল সর্বত্র দুর্নীতি, সর্বত্র যে কোথাও 7%, কোথাও 8%, 9%, 10%, আর এটাকে কেন্দ্র করে এখন নিজেদের মধ্যে এদের কি বলে এই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। এই যে ধর্ম मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि अगरतला शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए 3 और फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। 55वें राज्य इंजीनियर सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। अगरतला शहर में 3 और फ्लाईओवर बनेंगे। गांधी प्रतिमा से अस्तबल मैदान और अस्तबल मैदान से बीके रोड, उज्जैन पैलेस और हरादन संघ से आईजीएम चौमुहानी तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को इंजीनियर्स के सम्मेलन में कहा कि मोटर स्टैंड से पैराडाइज चौमुहानी तक फ्लाईओवर का नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। এর মধ্যে আগরতলা শহরে আমাদের একটা প্রজেক্ট আমি সেক্রেটারি মহোদয়কে বলেছি কোথা থেকে ফান্ড পাওয়া যায় যাতে আগরতলা শহরে আরো উড়াল পুল যেটাকে বলে সেটা তৈরি করা যায়। একটা আমাদের যে প্ল্যান এখন আছে কতটুকু হবে সেটা যখন হবে তখন বোঝা যাবে। একটা উড়াল পুল আমরা ভাবছি যে গান্ধীর ময়দান, গান্ধীর যে স্ট্যাচু আছে সেখান থেকে সেটা ল্যান্ড করবে এসে আস্তাবলের সামনে, এবং আস্তাবলের এখান থেকে দুদিকে দুটো যদি উড়াল পুল যায় ফ্লাইওভার, একটা বিকে রোডের দিকে যাবে সেটা ল্যান্ড করবে গিয়ে উজ্জয়ন প্যালেসের সামনে, আরেকটা হারাদন সংঘ হয়ে সেটাকে ল্যান্ড করবে আইজিএম হাসপাতালের সামনে। আরেকটা যেটা আমরা ভাবছি যে মোটর স্ট্যান্ডের এখান থেকে যদি একটা উড়াল পুল হয় এবং সেটা যদি ল্যান্ড করে গিয়ে আপনার প্যারাডাইজ চৌমুহনী, তাহলে কিন্তু একটার সাথে একটা ইন্টারলিঙ্কড হয়ে যাবে। সেটা আমাদের একটা চিন্তা ভাবনা আছে। চিন্তা আমি দেখেছি আমাদের অফিসারদের চিন্তা করলাম সাথে সাথে কাজও কিন্তু শুরু করে দেয়। এর মধ্যে অনেক আমাদের কাছে প্রেজেন্টেশনও দিয়েছে। इंजीनियर्स के 55वें राज्य सम्मेलन में बोलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अनुभवी इंजीनियर्स को आमंत्रित करने के साथ साथ इंजीनियर्स को एडहॉक प्रमोशन देने के मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है। তো আমরা ভাবছি যে এই যে গ্যাপটা হয়েছে, গ্যাপও আমরা ফিল আপ করব। আর প্রয়োজনে ওই লেভেলে এক্সট্রা অর্ডিনারি যদি এক্সটেম্পো এরকম কোনো থাকে তাদেরকেও আমরা যদি আনি, অফকোর্স উইল টক টু ইউ, তাহলে একটা মিলজুল হবে। তাদের যে ক্যালিবার সেই ক্যালিবারগুলো আমরা নিতে পারবো। তাহলে গিয়ে যে
বেটার থেকে বেস্টের যে ডেভেলপমেন্টের ক্রাইটেরিয়া সেটা আমরা ফুলফিল করতে পারবো। কারণ এখানে অনেকগুলো এই যে প্রমোশনের বিষয়ে অনেকগুলো আমরা চলছে, এর মধ্যে কথাবার্তা চলছে যে একবার মাত্র প্রমোশন দেওয়া যাবে অ্যাডহক, এরপরের বার অ্যাডহক দেওয়া যাবে কিনা আমি লিগ্যাল যারা ব্যক্তিরা আছেন তাদের সাথে আমি বসেছি, তাদের সাথে কথা বলে হয়তোবা কিছু করারও সুযোগ হয়তোবা থাকতে পারে, আমি জানি না আগামী দিন করতে পারবো কিনা। কিন্তু বসে থাকলে হবে না, কারণ প্রমোশন আমি যদি রিটায়ারমেন্ট যাই কতদিন আমি এক্সটেনশন দেব, তো সেই চিন্তা ভাবনাও আছে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस दिन कहा कि एक ट्रेड के इंजीनियर्स को प्रशिक्षित कर दूसरे ट्रेड में नियोजित करने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि निर्माण के क्षेत्र में इंजीनियर्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण मुख्यमंत्री ने इंजीनियर्स को नैतिकता के साथ कार्य को करने पर महत्व दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। ओएनजीसी त्रिपुरा एसेट ने गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। ओएनजीसी ने वर्तमान में गैस उत्पादन 3.5 MMSCMD से बढ़ाकर 4 MMSCMD करने का निर्णय लिया है। नेचुरल गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ओएनजीसी त्रिपुरा एसेट ने वार्षिक 4 MMSCMD गैस उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में त्रिपुरा के गोमती जिले के ओटीपीसी सहित 3 प्रमुख गैस आधारित बिजली केंद्रों को ओएनजीसी त्रिपुरा एसेट 3.5 MMSCMD प्राकृतिक गैस आपूर्ति कर रहा है। आगामी 1 साल के भीतर 4 MMSCMD गैस उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ऐसा ओएनजीसी ने बताया। वर्तमान में राज्य में 95 गैस उत्पादन कूप ओएनजीसी के पास हैं। सामान्यतः ओएनजीसी हर साल गैस के 17 से 18 कूपों की खोज करता है। इस क्षेत्र में त्रिपुरा के अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ओएनजीसी की गैस खोज में सफलता दर लगभग 50% है। गैस उत्खनन के लिए ओएनजीसी ने कुल 7 ड्रिलिंग रिंग्स तैनात किए हैं। ओटीपीसी द्वारा संचालित पलाटाना गैस आधारित बिजली केंद्र में गैस आपूर्ति में कमी आई है, जिसके कारण पलाटाना बिजली केंद्र का उत्पादन 726 मेगावाट से घटाकर 400 मेगावाट कर दिया गया है। इस मेगा पावर सेंटर से लगभग 100 मेगावाट बिजली पड़ोसी बांग्लादेश में निर्यात की जाती है। ओएनजीसी ने यह भी बताया कि अगले साल सितंबर तक त्रिपुरा इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के साथ जुड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी सेल का राज्य सम्मेलन धर्मनगर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय ओबीसी सेल के अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने किया। सम्मेलन में राज्य के 8 जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेने पहुंचे। जय भीम जय बापू जय संविधान अभियान के तहत आयोजित इस सम्मेलन में अजय सिंह यादव ने डॉक्टर BR अंबेडकर के समान मतदान अधिकार के सिद्धांत को दोहराया और वर्तमान में बढ़ती असमानताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सांप्रदायिकता पैदा कर देश को धर्म और जाति के नाम पर विभाजित करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे टिप्पणी पर तंज कसते हुए कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि ना तो बटेंगे ना कटेंगे, विकास को लेकर पहले बढ़ेंगे।
इंडिगो ने अगरतला और दिल्ली के बीच एक और सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। यह विमान सप्ताह में 3 दिन यात्रा करेगा। अगरतला दिल्ली के बीच सीधी यात्रा के लिए इंडिगो ने एक और विमान सेवा शुरू की है। सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को यह विमान सेवा चलेगी। इंडिगो का 180 सीट्स वाला एयरबस दिल्ली से अगरतला सुबह पहुंचेगा। इसके बाद अगरतला से भी इस विमान में दोपहर तक दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। विमान 6E501 सुबह 6:10 दिल्ली से रवाना होगी और 8:35 पर अगरतला पहुंचेगी। अगरतला से वापसी की उड़ान 6E5022 सुबह 9:05 दिल्ली के लिए रवाना होगी और 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इंडिगो इस विमान सेवा को शुरू करने के बावजूद अगरतला दिल्ली रूट पर डायरेक्ट यात्रा के लिए पहले से एक और विमान सेवा उपलब्ध है। 180 सीट्स वाला यह एयरबस प्रतिदिन अगरतला और दिल्ली के बीच डायरेक्ट यात्रा करता है। दिल्ली से यह विमान दोपहर में रवाना होकर शाम को अगरतला पहुंचता है। वापसी की उड़ान अगरतला से शाम को रवाना होकर रात को दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली अगरतला दिल्ली रूट पर अब 2 विमान सेवाएं होने से राज्यवासियों के लिए और भी सुविधाएं बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सरकारी नियमों के अनुसार पंचायत क्षेत्र के न्यूनतम माध्यमिक पास उम्मीदवार को वन विभाग में विलेज कमेटी वर्कर के रूप में नियुक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए गोंडाछड़ा वन विभाग के पंचरत्न एडीसी विलेज में यह नियम तोड़ा गया है। इससे सरकार की पारदर्शी नियम नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। गोंडाछड़ा वन विभाग में विलेज कमेटी वर्कर की नियुक्ति में नियमों का उल्लंघन किया गया, जहां ऑनलाइन इंटरव्यू देने के बाद एक बाहरी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र दिया गया, जबकि वास्तविक उम्मीदवार को वंचित कर दिया गया। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर सरकारी नियुक्तियों में इस तरह नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आम जनता का सरकार पर विश्वास आखिर कैसे बनेगा। वंचित युवाओं ने पारदर्शी नियम नीतियों की मांग की है। শপেট অফিসে গিয়ে ইন্টারভিউ দিছিলাম। দেওয়ার পরে যে দেখি নামটা বার হয়েছে লিস্ট, বার হওয়ার পরে অন্য পঞ্চায়েতের একজন, মানে এই পঞ্চায়েত হচ্ছে রানীপুকুর এক পঞ্চায়েতের একজন, যেমন ওই দেখেন প্রীতিময় চাকমা নামে পেয়েছে। তাই আমি মনে করি যে সে অন্য পঞ্চায়েতে থাকার সত্ত্বেও আমার এই পঞ্চায়েতে কেন নাম এসেছে আমি তার প্রতিবাদ জানাই। এটা আমি মেনে নিতে পারি না। তাই राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के लिए आवंटित धनराशि का आधा भी खर्च नहीं कर पा रही है। चालू वित्त वर्ष के सरकारी आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में आवंटित धनराशि का आधा भी राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और एडीसी विलेज कमेटी, यह संस्थाएं सीधे तौर पर आम लोगों के विकास कार्यों से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की योजना बनाना, परियोजनाओं का चयन और उनके क्रियान्वयन में लोगों की सक्रिय भागीदारी पर ही त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सफलता निर्भर करती है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए आवंटित धनराशि भी भाजपा गठबंधन सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन बाकी है, फिर भी ग्रामीण जनता के लिए पंचायत समिति और पंचायत स्तर पर आवंटित धन का 50% भी खर्च नहीं किया जा सका है। जिला परिषद की कार्यक्षमता और भी निराशाजनक है, जहां केवल 1/3 धन ही खर्च किया गया है। सरकार के ई स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2024 से 25 वित्तीय वर्ष में जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और एडीसी विलेज कमेटी के लिए आवंटित धनराशि खर्च करने में राज्य पिछड़ा रहा है। जिला परिषद जैसी संस्थाओं के लिए 8 फरवरी तक 79.323 करोड़ रुपये जमा हुए थे, जिनमें से केवल 28.729 करोड़ रुपये खर्च हुए। पंचायत समिति के लिए 105.745 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिनमें से 49.004 करोड़ रुपये खर्च हुए।
ग्राम पंचायत और एडीसी विलेज के लिए 322.959 करोड़ रुपये जमा हुए थे, जिनमें से 147.391 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह स्पष्ट है कि भाजपा गठबंधन सरकार का कथित विकास सड़क के मोड़ और विज्ञापन बोर्ड्स तक ही सीमित है। वित्तीय वर्ष लगभग समाप्त होने वाला है और इस दौरान कितना खर्च किया जा सकता है, इसे लेकर संबंधित जानकारों में संदेह उठ रहा है। हालांकि वित्तीय वर्ष के आखिरी चरण में खर्च करने की होड़ लग गई है। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि 5 फरवरी तक ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति स्तर पर खर्च 47.225 करोड़ रुपये था, जबकि 8 फरवरी को यह बढ़कर 49.004 करोड़ रुपये हो गया। ग्राम पंचायत या एडीसी विलेज स्तर पर 5 फरवरी तक खर्च 144.161 करोड़ रुपये था और 8 फरवरी तक ये बढ़कर 147.391 करोड़ रुपीस हो गया। 1 फरवरी के आंकड़ों में देखा जाए तो ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति स्तर पर खर्च 46.608 करोड़ रुपये था, जबकि ग्राम पंचायत या एडीसी विलेज कमेटी स्तर पर खर्च 142.139 करोड़ रुपये था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पिछले एक सप्ताह में त्रिस्तरीय पंचायतों में खर्च करने की होड़ लगी है। हालांकि अब केवल कागजों पर खर्च दिखाने का आरोप लग रहा है, जिससे पंचायत राज व्यवस्था के कुछ कर्मचारी और अधिकारी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि राज्य सरकार या टीटीएडीसी प्रशासन समय पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में आवंटित धन खर्च आखिर क्यों नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अगरतला प्रेस क्लब में रविवार को अगरतला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब के मेगा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पहली बार नील ज्योति त्रिपुरा सम्मान 2024 पुरस्कार राज्य के 5 प्रमुख खेल हस्तियों को दिया गया, जिनमें दिवंगत रुपेन भौमिक का नाम शामिल था। साथ ही समीर चक्रवर्ती, दलीप सिंह, अरुणाव रॉय और रंजीत कुमार भट्टाचार्य को भी सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स पत्रकारिता में विशेष योगदान के लिए गौतम कर भौमिक स्मृति पुरस्कार उमाशंकर भट्टाचार्य को और विश्वजीत शर्मा स्मृति पुरस्कार प्रणव शील को दिया गया है। इसके अलावा इंडियन टीम की फील्डिंग कोच त्रिपुरा की श्रावणी देवनाथ और त्रिपुरा टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव डॉक्टर सुजीत राय को विशेष सम्मान प्रदान किया गया। कोलकाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष शुवेन राहा ने पत्रकारों से ईमानदारी बनाए रखने की अपील की और राज्य के खेल पत्रकारों के लिए एक्सीडेंटल बेनिफिट शुरू करने की घोषणा की। আগরতলার স্পোর্টস জার্নালিস্টরা বেশিরভাগই আমি দেখি বাইকে যাতায়াত করে। দরকার হলে আমি কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের পক্ষ থেকে এখানে ঘোষণা করে গেলাম, আপনারা যদি পাশে থাকেন তাহলে প্রথমেই একটা অ্যাক্সিডেন্টাল বেনিফিট আমরা শুরু করতে পারি। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।